उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी कोई हलचल होती है तो उसकी गूंज पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती है। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत और शांत कहे जाने वाले किले की दीवारों को हिलाकर रख दिया है। बहुजन समाज पार्टी के भीतर एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने न सिर्फ विश्लेषकों को हैरान किया है बल्कि जमीन पर काम करने वाले लाखों कार्यकर्ताओं को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता बेहद पेचीदा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक और लखनऊ के सचिवालय से लेकर दिल्ली के राजनीतिक दफ्तरों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी के मन में क्या चल रहा है। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण में हम उस पर्दे के पीछे की कहानी को पूरी ईमानदारी और तथ्यों के साथ आपके सामने रखेंगे जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। अगर आप बहुजन आंदोलन की जड़ों से जुड़े हैं और देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम हर उस पहलू को बेबाक तरीके से खंगालने वाले हैं जो आने वाले दिनों में आपके और हमारे भविष्य को तय करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही इस आंदोलन की असली ताकत है। बात की शुरुआत वहां से होती है जहां से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा से एक बेहद अनुशासित और एक तरफा फैसले लेने वाली पार्टी माना जाता रहा है, जहां मुखिया का आदेश ही अंतिम और सर्वोपरि होता है। पिछले कुछ समय में पार्टी के भीतर एक युवा चेहरे को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया गया जिसे देश भर के युवाओं ने हाथों हाथ लिया। ऐसा लगने लगा था कि बरसों से शांत पड़ी बसपा में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। रैलियों में उमड़ती भीड़, गूंजते नारे और नीले झंडों के बीच उस युवा चेहरे का भाषण देना विरोधियों के खेमे में खलबली मचा रहा था। लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जहां उस चमकते हुए चेहरे को मुख्य भूमिका से दूर कर दिया जाता है। इस फैसले ने सबको स्तब्ध कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जिस रणनीतिकार को पार्टी का भविष्य माना जा रहा था उसे अचानक इस तरह पीछे क्यों धकेल दिया गया। क्या ये कोई सोची समझी रणनीति थी या फिर किसी बड़े राजनीतिक दबाव का नतीजा? इस एक फैसले ने पूरे बहुजन समाज के भीतर एक गहरा सन्नाटा और कई अनसुलझे सवाल पैदा कर दिए। इसी सन्नाटे के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से एक और चिंगारी सुलग रही थी जो अब एक बड़ी आग का रूप ले चुकी है। नीले गमछे और बुलंद आवाज के साथ एक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आया जिसने सड़क से लेकर संसद तक अपनी मौजूदगी को इतनी मजबूती से दर्ज कराया कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। जब जब दलितों, पिछड़ों और शोषितों पर अत्याचार की खबरें आईं तब तब उस शख्स ने बिना किसी नफा नुकसान की परवाह किए जमीन पर उतरकर संघर्ष किया। आज हालात ये हो चुके हैं कि युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानने लगा है कि बहुजन राजनीति की कमान अब उस आक्रामक और जुझारू चेहरे के हाथों में होनी चाहिए। गलियों और चौराहों पर यह चर्चा आम हो चुकी है कि जो काम बड़े बड़े दल नहीं कर पाए वो काम एक अकेले युवा ने अपनी जिद और संघर्ष के दम पर करके दिखा दिया है। इस उभार ने बसपा के पारंपरिक वोट बैंक के भीतर एक नई बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि सदियों से जिस वोट बैंक पर एक छत्र राज था वहां अब एक नया हिस्सेदार मजबूती से दावा ठोक रहा है। राजनीति के जानकार इस पूरे घटनाक्रम को महज एक संयोग नहीं मान रहे हैं। एक तरफ एक बड़े नाम की विदाई होती है और दूसरी तरफ एक नए मसीहा का उदय होता है। इन दोनों घटनाओं के तार कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मायावती जी ने हमेशा से अपनी राजनीति को अपने शर्तों पर चलाया है। जब सब ये सोच रहे थे कि बसपा अब ढलान पर है तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने विरोधियों के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। इस कदम के बाद से विपक्षी पार्टियों के दफ्तरों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जो लोग बसपा को कमजोर मानकर चल रहे थे वे अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने पर मजबूर हैं। खेल पूरी तरह से बिगड़ चुका है और बिसात पर मोहरे इस तरह सज चुके हैं कि अगला कदम किसका होगा ये भांप पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। चारों तरफ एक अजीब सी सुगबुगाहट है कि क्या ये बहुजन राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत है या फिर किसी पुराने गढ़ को बचाने की आखिरी और सबसे आक्रामक कोशिश। इस पूरी उठापटक के बीच सबसे बड़ा सवाल उस आम कार्यकर्ता और समर्थक का है जो बरसों से धूप और बरसात में पार्टी का झंडा लेकर खड़ा रहा है। वो आज अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियों को देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि सत्ता के इस खेल में उसका क्या स्थान है। एक तरफ आकाश आनंद की वो ऊर्जा थी जिसने सोशल मीडिया और आधुनिक दौर के युवाओं को पार्टी से जोड़ा, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर की वो जमीनी आक्रामकता है जो हर लाठी और हर जुल्म के सामने सीना तानकर खड़ी हो जाती है। इन दोनों के बीच फंसा बहुजन समाज आज एक बेहद गंभीर दौर से गुजर रहा है। ये सिर्फ दो नेताओं की जंग नहीं है बल्कि ये दो अलग अलग विचारधाराओं और कार्यशैलियों का टकराव है जो ये तय करेगा कि आने वाले समय में देश के करोड़ों शोषितों की आवाज कौन बनेगा। माहौल में एक ऐसी हवा तैर रही है जो साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिन बेहद उथल पुथल भरे होने वाले हैं
और यूपी की धरती पर एक ऐसा राजनीतिक तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने के लिए हमें उस जमीनी हकीकत को देखना होगा जो इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अन्य राज्यों में आकार ले रही है। बहुजन राजनीति का इतिहास हमेशा से संघर्षों और अप्रत्याशित फैसलों से भरा रहा है, लेकिन वर्तमान दौर में जो परिस्थितियां बन चुकी हैं वे अभूतपूर्व हैं। जिस वोट बैंक को कभी हिला पाना नामुमकिन माना जाता था, आज उसी वोट बैंक के भीतर एक वैचारिक मंथन चल रहा है। गांवों की चौपालों से लेकर शहरों के प्रबुद्ध वर्गों के बीच इस बात को लेकर लंबी बहसें छिड़ गई हैं कि आखिर इस आंदोलन की दिशा और दशा क्या होने वाली है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसले शीर्ष स्तर पर लिए जा रहे हैं उनके पीछे की असली राजनीतिक मजबूरी या रणनीति क्या है। क्या ये किसी नए नेतृत्व को तैयार करने की प्रक्रिया है या फिर पुराने अनुभवों के आधार पर उठाया गया कोई बड़ा रक्षात्मक कदम। इस मंथन के बीच उस युवा चेहरे की कार्यशैली पर भी नजर डालना जरूरी है जिसने बहुत कम समय में एक बड़ा प्रभाव छोड़ा था। जब उस चेहरे ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर रैलियां करनी शुरू की तो उनके तेवर पुराने दौर के बहुजन नेताओं की याद दिलाते थे। उनके भाषणों में एक ऐसी आक्रामकता थी जो युवाओं को सीधे कनेक्ट करती थी। उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ऐसा इस्तेमाल किया जो पारंपरिक रूप से इस आंदोलन में पहले कभी नहीं देखा गया था। देश के कोने कोने में बैठा पढ़ा लिखा बहुजन युवा जो तकनीक के दौर में जी रहा है, उसे लगने लगा था कि अब उनकी बात को रखने के लिए एक आधुनिक और पढ़ा लिखा नेतृत्व सामने आ चुका है। चुनावी रैलियों में उमड़ रही भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि बदलाव की बयार चल पड़ी है। लेकिन जब ये कारवां अपनी पूरी रफ्तार पकड़ रहा था, ठीक उसी वक्त अचानक ब्रेक लग जाना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। इस ब्रेक के बाद जो खालीपन पैदा हुआ उसने एक दूसरे विकल्प के लिए रास्ते पूरी तरह से साफ कर दिए। राजनीति में कभी भी शून्य नहीं रहता। अगर एक जगह खाली होगी तो दूसरी ताकत उसे भरने के लिए तुरंत आगे आएगी। यही कारण है कि आज हर तरफ एक नया नाम गूंज रहा है जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत किसी आलीशान दफ्तर या बड़े मंच से नहीं बल्कि सीधे सड़कों पर लाठियां खाकर की है। जब भी किसी गरीब, मजलूम या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति पर संकट आया तो वो शख्स बिना किसी राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह किए अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गया। इस सीधे टकराव की नीति ने उसे युवाओं के बीच एक रक्षक की छवि दे दी। आज स्थिति ये है कि लोग ये कहने से नहीं हिचक रहे हैं कि इस आंदोलन को बचाने के लिए अब केवल भाषणों की नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर सीधे मुकाबला करने वाले नेतृत्व की जरूरत है। ये मांग कोई अचानक नहीं उठी है बल्कि इसके पीछे सालों का वो संघर्ष है जो उस शख्स ने जेल की सलाखों के पीछे रहकर और सड़कों पर पसीना बहाकर कमाया है। विरोधी दल इस पूरी स्थिति पर बाज की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। उन्हें लग रहा था कि बहुजन समाज का वोट बैंक बिखर जाएगा और वे इसका फायदा उठा लेंगे। लेकिन मायावती जी के इस कदम ने विरोधियों के सारे गणित को उलझाकर रख दिया है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो ने यह फैसला किसी दबाव में लिया है या फिर ये उनकी किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जिसका खुलासा वे सही वक्त आने पर करेंगी। इतिहास गवाह है कि जब जब विश्लेषकों ने मायावती जी की राजनीति को समाप्त माना है तब तब उन्होंने अपने फैसलों से सबको चौंकाया है। इस बार भी उन्होंने जो खेल बिगाड़ा है उसकी वजह से कई बड़े दलों के रणनीतिकारों की रात की नींद उड़ चुकी है। वे इस बात से परेशान हैं कि अगर यह पारंपरिक वोट बैंक किसी नए और अधिक आक्रामक नेतृत्व के पीछे लामबंद हो गया तो आने वाले चुनावों में उनकी सीटों का क्या होगा। माहौल के भीतर एक अजीब सी तल्खी और बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। बहुजन समाज का आम वोटर आज एक बड़े असमंजस में है। वो अपनी निष्ठा और अपने भविष्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो पार्टी है जिसने उन्हें सत्ता का स्वाद चखाया, उन्हें आत्मसम्मान दिया और देश की राजनीति में एक मजबूत पहचान दी। दूसरी तरफ वो नया उभरता हुआ नेतृत्व है जो उनके आज के संघर्षों में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। यह असमंजस कोई साधारण बात नहीं है बल्कि ये इस आंदोलन के टर्निंग पॉइंट का संकेत है। हर कोई ये देखना चाहता है कि आने वाले दिनों में ये बिखराव की स्थिति बनती है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा बड़ा समझौता या समीकरण तैयार हो रहा है जो पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दे देगा। हवाओं में तैरते ये सवाल और बढ़ता हुआ ये तनाव साफ बता रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि इसका सबसे दिलचस्प मोड़ आना अभी बाकी है। इस बदलती हुई बिसात पर अब उन ताकतों की सक्रियता भी बढ़ गई है जो हमेशा से इस आंदोलन को कमजोर करने की ताक में रहती थीं। जब भी किसी बड़े कुनबे में वैचारिक मतभेद या नेतृत्व का बदलाव होता है तो बाहरी लोग उसका फायदा उठाने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। आज देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित और मुख्यधारा के विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे बहुजन राजनीति का अंत होने वाला है। लेकिन वे इस आंदोलन की बुनियादी ताकत को भूल जाते हैं जो किसी एक चेहरे या पद की मोहताज नहीं रही है बल्कि इसकी जड़ें सदियों पुराने सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष से जुड़ी हैं। यही वजह है कि आज जब शीर्ष स्तर पर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं तो जमीन पर बैठा कार्यकर्ता विचलित होने के बजाय बेहद गहराई से हर कदम का आकलन कर रहा है। वो देख रहा है कि कौन वास्तव में समाज के हितों के लिए खड़ा है और कौन सिर्फ चुनावी मौसम में नजर आता है।
इसी बीच उन गांवों और कस्बों की तरफ रुख करना जरूरी है जहां से इस आंदोलन को असली ताकत मिलती है। वहां आज एक अलग तरह की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। लोगों का मानना है कि बहुजन समाज को इस वक्त एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो न सिर्फ दिल्ली और लखनऊ की राजनीति को समझे, बल्कि जब थानों और तहसीलों में किसी गरीब की सुनवाई न हो तो वहां जाकर न्याय दिलाने का माद्दा भी रखता हो। यही वो बिंदु है जहां चंद्रशेखर की स्वीकार्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच ये बात बहुत मजबूती से फैल रही है कि जब संसद में शोषितों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, तब इस शख्स ने अकेले दम पर सदन से लेकर सड़क तक सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात की। इस बेबाकी ने समाज के उस बड़े हिस्से को अपनी तरफ आकर्षित किया है जो पिछले काफी समय से खुद को राजनीतिक रूप से अलग थलग महसूस कर रहा था। चारों तरफ से ये आवाज उठने लगी है कि अब समय आ गया है जब इस आंदोलन की कमान उस हाथों में सौंप दी जाए जो हर चुनौती से टकराने का हौसला रखता है। इस पूरे माहौल को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के भीतर भी एक आंतरिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। मायावती जी के इस अप्रत्याशित फैसले के बाद पार्टी के कई पुराने और जमीनी नेता भी असमंजस में हैं। वे सार्वजनिक रूप से तो कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि बसपा का अनुशासन हमेशा से कड़ा रहा है, लेकिन बंद कमरों में होने वाली मुलाकातों में इस बात पर गंभीर चिंता जताई जा रही है कि अगर युवा वर्ग इसी तरह पार्टी से छिटकता रहा तो आने वाले समय में संगठन को जिंदा रखना कितना मुश्किल होगा। आकाश आनंद ने जिस तरह से युवाओं की एक नई फौज खड़ी की थी, उनके अचानक पीछे हटने से उस फौज के भीतर एक तरह की हताशा देखी जा रही है। विरोधी इस हताशा को भांप चुके हैं और वे लगातार बसपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिशों में जुट गए हैं। लेकिन मायावती जी की खामोशी इस बात का संकेत है कि उनके पास कोई ऐसा गुप्त प्लान है जो विरोधियों की इन सभी कोशिशों पर पानी फेर सकता है। सियासत के इस खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग कल तक चंद्रशेखर को सिर्फ एक क्षेत्र विशेष का नेता बताकर खारिज कर रहे थे, आज वे भी उनकी बढ़ती ताकत को स्वीकार करने पर मजबूर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ उनका सफर अब पूर्वांचल और बुंदेलखंड के रास्ते होते हुए पूरे देश में अपनी धमक छोड़ रहा है। उनके बढ़ते प्रभाव ने यह साफ कर दिया है कि बहुजन समाज का युवा अब सिर्फ मूकदर्शक बनकर रहने को तैयार नहीं है। उसे आक्रामकता पसंद है, उसे अपने हक के लिए लड़ना पसंद है। जब इस तरह का माहौल बनता है तो स्थापित राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ने तय होते हैं। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसने सत्ताधारी दल से लेकर मुख्य विपक्षी दल तक सबको सतर्क कर दिया है। वे समझ रहे हैं कि अगर ये नीली क्रांति एक नए नेतृत्व के साथ दोबारा खड़ी हो गई तो दिल्ली का रास्ता रोकने की ताकत सिर्फ इसी आंदोलन में होगी। वर्तमान परिस्थितियां साफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिन बहुत बड़े उलटफेर के गवाह बनने वाले हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ पार्टी के भीतर की नहीं रह गई है, बल्कि ये इस पूरे समाज के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ बरसों का पुराना तजुर्बा और स्थापित संगठन है, तो दूसरी तरफ युवाओं का जोश और सड़कों पर बहने वाला पसीना है। इन दोनों धाराओं का मिलन होगा या ये दोनों धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहकर आंदोलन को कमजोर करेंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है कि इस वक्त जो माहौल बन चुका है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है और आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसले देश की पूरी राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदलने का दम रखते हैं। इस राजनीतिक बवंडर के बीच अब उस गहरे सामाजिक जुड़ाव को भी समझना होगा जो इस आंदोलन की असली रीढ़ रहा है। बहुजन आंदोलन सिर्फ चुनाव जीतने या सरकार बनाने का जरिया मात्र नहीं रहा है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के मान सम्मान और पहचान की लड़ाई रही है। आज जब इस आंदोलन के शीर्ष पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है तो समाज का हर तबका अपनी अपनी तरह से इसके भविष्य का आकलन कर रहा है। बुजुर्ग और पुराने कार्यकर्ता जहां आज भी मायावती जी के पुराने शासनकाल, उनके कड़े फैसलों और कानून व्यवस्था के उस दौर को याद करके भावुक हो जाते हैं, वहीं नई पीढ़ी का युवा आज की तात्कालिक चुनौतियों का समाधान चाहता है। इस वैचारिक अंतर ने जमीन पर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसे समझ पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि इस समय हर तरफ केवल एक ही नैरेटिव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब वक्त आ चुका है जब इस आंदोलन को एक नए और आक्रामक चेहरे के इर्द गिर्द रीब्रांड किया जाए। चंद्रशेखर आजाद की जो छवि जनता के बीच बनी है वो किसी पारंपरिक नेता की नहीं है। युवाओं को उनमें कांशीराम साहब के शुरुआती दिनों के संघर्ष की झलक दिखाई देती है, जब वे साइकिलों पर चलकर समाज को जगाया करते थे। आज जब आम जनता ये देखती है कि देश के किसी भी कोने में बहुजन समाज के किसी व्यक्ति पर अन्याय होने पर एक नेता तुरंत अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर सड़क पर धरना देने बैठ जाता है, तो लोगों का विश्वास उस पर मजबूत होने लगता है। यही कारण है कि आज गांवों से लेकर सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक यह मांग एक जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है कि बहुजन राजनीति की कमान और बागडोर अब उस शख्स को मिलनी चाहिए जो हर लाठी खाने और जेल जाने के लिए तैयार रहता है। इस बदलते परिदृश्य ने बहुजन समाज पार्टी के भीतर के थिंक टैंक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आकाश आनंद की विदाई के बाद जो वैचारिक शून्य पैदा हुआ था, उसे भरने के लिए बसपा सुप्रीमो ने जिस तरह से पर्दे के पीछे से नई गोटियां सेट करना शुरू किया है, वो उनकी दूरगामी सोच को दर्शाता है।
वे भली भांति जानती हैं कि राजनीति में भावनाएं अपनी जगह हैं और संगठन की ताकत अपनी जगह। बिना मजबूत संगठन और बूथ स्तर की तैयारी के कोई भी आंदोलन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। यही वजह है कि उन्होंने सबको चौंकाते हुए एक ऐसा खेल खेला है जिससे विरोधी दल इस उलझन में है कि वे किस पर निशाना साधें। जो लोग ये सोच रहे थे कि इस फैसले से बसपा पूरी तरह बिखर जाएगी, वे आज देख रहे हैं कि पार्टी के कोर वोटर के भीतर अपनी पहचान को बचाने की एक नई छटपटाहट पैदा हो गई है जो उन्हें और ज्यादा मजबूत बना रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की बाकी बड़ी पार्टियों के गणित को भी पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। जो पार्टियां अब तक इस ताक में थीं कि दलित और पिछड़े वर्ग का वोट बैंक बसपा से छिटक कर उनकी तरफ आ जाएगा, वे अब चंद्रशेखर के इस आक्रामक उभार से बेहद डरी हुई हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर ये वोट बैंक पारंपरिक दलों के पास जाने के बजाय एक नए, युवा और खुद के स्वतंत्र नेतृत्व के पीछे एकजुट हो गया तो आने वाले समय में उनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। यही वजह है कि अब मुख्यधारा की राजनीति में इस नए नेतृत्व को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए अंदर खाने कई तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन हवा का रुख कुछ ऐसा है कि पाबंदियां और रुकावटें जितनी ज्यादा लगाई जा रही हैं, इस नए नेतृत्व की स्वीकार्यता और लोकप्रियता उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। माहौल के भीतर ये जो भारी बदलाव महसूस किया जा रहा है वो इस बात का साफ संकेत है कि बहुजन समाज अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। वो बहुत ही बारीकी से इस बात पर नजर रखे हुए है कि कौन नेता उनके हक अधिकारों की बात संसद की एलीट क्लास में बैठकर करता है और कौन उनके सम्मान के लिए जमीन पर धूल फाकता है। ये जो मंथन इस वक्त चल रहा है वो आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक विस्फोट की जमीन तैयार कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ये सुगबुगाहट तेज होती जा रही है कि बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सभी को अपने पुराने तौर तरीके छोड़कर इस नई लहर के सामने झुकना पड़ेगा या फिर इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। इस बिसात पर शह और मात का खेल अब अपने सबसे अंतिम और निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। इस पूरे महामंथन का निचोड़ अब उस अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से आगे का हर कदम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। बहुजन समाज की इस महान राजनीतिक विरासत ने अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बवंडरों का सामना किया है, लेकिन आज जो मोड़ सामने खड़ा है वो सबसे अलग और निर्णायक है। यह सिर्फ किसी एक चुनाव की जीत हार या सीटों के गणित का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के भविष्य की अस्मिता का सवाल बन चुका है। लोग ये समझ चुके हैं कि सत्ता का खेल बदलने के लिए सिर्फ चेहरों का बदलना काफी नहीं होता, बल्कि उस नीत और नियत का मजबूत होना जरूरी है जो इस आंदोलन की बुनियाद रही है। हर तरफ चल रही इन चर्चाओं ने अब एक बेहद स्पष्ट रूप ले लिया है। देश के कोने कोने से आ रही आवाजें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बहुजन समाज का आम नागरिक, विशेषकर पढ़ा लिखा और जागरूक युवा, अब एक ऐसी मजबूत और आक्रामक लीडरशिप देखना चाहता है जो किसी भी मोर्चे पर कमजोर न पड़े। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद की स्वीकार्यता को लेकर जो विमर्श शुरू हुआ था वो अब एक बड़े आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। लोग खुलेआम ये कहने लगे हैं कि कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और मौजूदा दौर की चुनौतियों से सीधे टकराने के लिए अब बागडोर ऐसे हाथों में जानी चाहिए जो हर विपरीत परिस्थिति में समाज के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहे। ये मांग किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जमीन पर संघर्ष कर रहे उस आखिरी आदमी की पुकार है जो व्यवस्था से अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में बसपा सुप्रीमो मायावती जी की राजनीतिक सूझबूझ और उनके अनुभवों को नजरअंदाज करना इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी। जिन्होंने ये मान लिया था कि खेल खत्म हो चुका है, वे आज बसपा के नए तेवरों को देखकर हैरान हैं। मायावती जी ने समय समय पर ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी कल्पना बड़े बड़े रणनीतिकार भी नहीं कर पाते। आज जो स्थितियां बनी हैं उसके पीछे भी एक ऐसी गहरी बिसात बिछाई जा रही है जिसका अंदाजा विरोधियों को तब तक नहीं होगा जब तक कि नतीजे उनके सामने नहीं आ जाते। इस खामोशी और इन बड़े फैसलों के जरिए एक नए किस्म के समीकरण को तैयार किया जा रहा है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सत्ता की चाबी को अपने नियंत्रण में लेने का दम रखता है। इस समय विरोधी खेमे की बेचैनी देखने लायक है। जो ताकतें कल तक इस आंदोलन के बिखराव पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही थीं, वे आज इस बात से खौफजदा हैं कि अगर ये पूरा बहुजन समाज अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाकर एक नए एजेंडे के तहत एकजुट हो गया तो उनकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चाहे सत्ता पक्ष हो या अन्य विपक्षी दल, सबके दफ्तरों में इस नई लहर को काउंटर करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब जनता खुद किसी आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले लेती है तो दुनिया की कोई भी सियासी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाती। हवाओं में घुली ये तल्खी और हर गांव कस्बे में चल रही ये बहस इस बात की गवाही दे रही है कि एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है। इस पूरे सफर के अंत में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो बेहद साफ है। बहुजन राजनीति अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां पुराने तौर तरीके और नए दौर की आक्रामकता का मुकाबला हो रहा है। ये दौर असमंजस का जरूर है, लेकिन यह असमंजस ही एक नए सूरज के उगने का संकेत है। समाज का हर तबका, हर कार्यकर्ता और हर समर्थक आज इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है
कि एकजुटता ही उनकी असली ताकत है। चाहे नेतृत्व किसी भी रूप में आगे आए, लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, बाबा साहब और कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करना। इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी सियासत अब किस करवट बैठेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बवंडर ने जिन नए रास्तों को जन्म दिया है, वे भारतीय राजनीति की पूरी दशा और दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं।